जी बेटा, जैसा कि पहले जिक्र किया था कि हमने अब एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर सा बनाने की मैंने कोशिश की, जिसमें मैंने एक प्लेन बनाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसे हम ओरिजिन का नाम देते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा था। फर्ज किया यहाँ पर ओरिजिन पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, कोई पार्टिकल पड़ा हुआ है जो कि इस ओरिजिन पे है, उसे हमने एक रस्सी के साथ किया हुआ है ज्वाइन। मैंने क्या किया, इस रस्सी को इस तरफ खींचा एक्स एक्सिस की जानिब, ऐसे सीधा एक्स एक्सिस की तरफ। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओरिजिन पे पड़ा हुआ है वो यही समझेगा कि एक मेरे ऊपर फोर्स लग रही है, जो फोर्स मुझे एक्स एक्सिस की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है और मैंने एक्स एक्सिस को मूव करना है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को ओरिजिन से फोर्स लगा के यूं ऊपर की जानिब खींचता हूं, इसका मतलब ये है जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो ये फील करेगा कि कोई एक फोर्स है, एक ताकत है जो मुझे कहाँ खींच रही है, वाई एक्सिस की जानिब। सारी फोर्स वाई की जानिब है, वो इस तरफ मूव करना चाहेगा। अगर मैं फोर्स इस तरफ लगाता हूँ तो मेरा पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जाता है। अगर मैं फोर्स ऊपर लगाता हूँ तो पार्टिकल वाई एक्सिस पे जाता है। लेकिन अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरह खींचता हूँ, सेंटर से, ओरिजिन से यूं बाहर की जानिब, अब ये ऑब्जेक्ट क्या फील करेगा? क्या ये एक्स एक्सिस पे जाएगा? नहीं। क्या ये वाई एक्सिस पे जाएगा? नहीं। ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा फील करेगा कि मेरे ऊपर एक ऐसी फोर्स लग रही है जिसका कुछ हिस्सा मुझे खींचना चाह रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, जिसका कुछ हिस्सा मुझे खींचना चाह रहा है टुवर्ड्स वाई एक्सिस। इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो फोर्स अपने ऊपर फील कर रहा होगा वो कंपोनेंट्स में कर रहा होगा। कुछ कंपोनेंट, कुछ टुकड़ा, कुछ फोर्स का कंपोनेंट उसे धकेलना चाह रहा होगा एक्स एक्सिस की तरफ, कुछ उसे वाई एक्सिस की तरफ। जब सिचुएशन इस तरह की क्रिएट हो जाए कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इस तरह, तो हमें ये जानना होगा इस फोर्स का कितना कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कितना कंपोनेंट वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। इस सिचुएशन में इस फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स बने हैं इनको हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। इन्हें हम नाम देते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू है जो गिवन डायरेक्शन में है, वो जब टूट जाती है पार्ट्स में, कंपोनेंट्स में, तो हम उन वैल्यूज़ को कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। अगर मैं फोर्स को यूं लगा रहा था, आपने नोट किया एक्स एक्सिस वाला जो हमारा फोर्स का कंपोनेंट था वो मैक्सिमम था। मैक्सिमम क्या, बल्कि सारी की सारी फोर्स ही एक्स एक्सिस पे थी। वाई वाला पूरा का पूरा कंपोनेंट ज़ीरो। जब मैं इस तरफ था तो सारी फोर्स वाई पे है, मैक्सिमम टोटल। एक्स वाला कंपोनेंट ज़ीरो। जब मैं यूं आया, अब ये कहना कि ये फोर्स इक्वली डिवाइड हो गई है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं इसे यहाँ लेके आता हूँ, अब आप देख रहे हैं ये जो फोर्स है ये ज़्यादा करीब एक्स एक्सिस की तरफ है। इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट एक्स की तरफ है वो ज़्यादा होगा। सेंटर पे ओरिजिन में पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट जितना खिंचाओ एक्स एक्सिस की तरफ फील कर रहा होगा उतना वाई की जानिब नहीं। मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ, अब करते करते एक टाइम आएगा ये वाई के करीब हो जाएगा। इसका मतलब जितनी फोर्स अब वाई की तरफ है वो ज़्यादा है, एक्स की तरफ कम है। अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, एक्स वाली फोर्स बढ़ती जा रही है, वाई वाली कम होते होते यहाँ पे आके एक्स मैक्सिमम वाई ज़ीरो।
ऊपर आ रहा हूँ, x कम होती जा रही है, y बढ़ती जा रही है, y बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम x0। इसी चीज़ को आज के लेक्चर में हमने लेके आगे चलना है, जिसे हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की शक्ल में। जो मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया था, उसे मैंने एक डायग्राम की शक्ल दी। ए यहाँ पे वही वेक्टर है जिसे हम अभी नाम दे रहे थे फोर्स। ए हमारा वही वेक्टर है, ओरिजिन से वो फोर्स एक ऑब्जेक्ट को बाहर की जानिब खींच रही है, फोर्स इधर भी फील हो रही है, फोर्स उधर भी फील हो रही है। मैंने एक प्रोजेक्शन, जिसे हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन, परपेंडिकुलर ही कह देते होते हैं, एक ड्रॉ किया वाई एक्सिस से, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो परपेंडिकुलर आप एक्स पे ड्रॉ करें या वाई पे ड्रॉ करें। मैंने वो कंपोनेंट या वो प्रोजेक्शन या वो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस के ऊपर। जब मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो अब हालात ये हो चुके हैं कि इस फोर्स के, इस वेक्टर के दो बन चुके हैं कंपोनेंट। एक कंपोनेंट जो आपको दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, चूँकि ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस की जानिब है, इसलिए मैं इस कंपोनेंट को नाम देता हूँ ए एक्स। ए एक्स एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए साथ यूनिट वेक्टर आएगा आई। हम अभी डिस्कस कर चुके थे लेक्चर में कि यूनिट वेक्टर जो अलोंग एक्स एक्सिस है वो आई हैट है, अलोंग वाई एक्सिस जे हैट है, अलोंग जेड एक्सिस के हैट है। ये कंपोनेंट देखें तो हमें साफ दिखाई देता है कि अलोंग वाई एक्सिस है, इसे हमने नाम दिया ए वाई, साथ हमारा यूनिट वेक्टर जे। बेटा एक चीज़ पे गौर करें, हमने जो ये दो कंपोनेंट्स बनाए, जिसमें से एक हमारे पास x कंपोनेंट, एक हमारे पास y कंपोनेंट, इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान बनने वाला एंगल आपको दिखाई दे रहा है 90, जबकि खुद जो वेक्टर था वो तो एंगल बना रहा था थीटा। ये जो कंपोनेंट्स हैं दो, इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90। इसका मतलब हमारे पास इस वक्त जो दो कंपोनेंट्स आए हैं वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर के वो तमाम कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उन तमाम कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स। वेक्टर्स के वो कंपोनेंट्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर के उन कंपोनेंट्स को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर ए एक्स और ए वाई वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हुए। मुझे एक ट्राइंगल दिखाई दे रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, में इसे नाम दे देता हूँ ओ एम एन। इस राइट एंगल ट्राइंगल से हमें एक्स कंपोनेंट भी निकालना है, वाई कंपोनेंट भी निकालना है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकालनी है, ये डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जिसे हम डायग्राम के मुताबिक ए एक्स का नाम दिए हुए हैं, हमें ये कंपोनेंट फाइंड करना है। चूँकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लगा सकते हैं। ट्राइंगल से फाइंड करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा जिसके बारे में आप जानते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। डायग्राम के मुताबिक हमारे पास जो बेस है आप देख सकते हैं वो O से M तक है, जो हाइपोटेन्यूज है वो हमारे पास O से M तक है। कॉस थीटा O से M तक आप देख सकते हैं हमारे पास AXI है। O से M तक हमारे पास A वेक्टर है, हम इसको उठा के ले आते हैं ऊपर। A वेक्टर कॉस थीटा AXI ये हमारे पास आ गया
वेक्टर का x कंपोनेंट, ये हमारे पास इस वेक्टर का x कंपोनेंट आ गया। अब हमें इस वेक्टर का निकालना है y कंपोनेंट। y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जिसे हम डायग्राम में ए वाई से जाहिर कर रहे हैं, हमें ये कंपोनेंट फाइंड करना है। ये हमारा कंपोनेंट आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर पे लाई कर रहा है, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं साइन थीटा। आप जानते हैं कि ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारे पास डायग्राम के मुताबिक परपेंडिकुलर mn, हाइपोटेन्यूज om, साइन थीटा mn आप देख सकते हैं हमारे पास डायग्राम के मुताबिक है ayj। om हमारे पास वेक्टर a है, इसको उठा के ऊपर ले आते हैं, a साइन थीटा ayj। इस तरह हमने अपने इस वेक्टर का x कंपोनेंट निकाला, हमने अपने इस वेक्टर का y कंपोनेंट फाइंड किया। इसके बाद हमें चाहिए होती है मैग्नीट्यूड। हमें इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम सिंपल यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बेटा वो हमने पढ़ा हुआ है, हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। डायग्राम के मुताबिक OM स्क्वायर, ON स्क्वायर, MN स्क्वायर। O से M तक हमारे पास वेक्टर है a स्क्वायर, ax स्क्वायर, ay स्क्वायर। आपने देखा जब मैंने अब वैल्यूज पुट की हैं, मैंने एरो यूज नहीं किए, यूनिट वेक्टर नहीं लगाए, नहीं लगाएंगे वो इसलिए चूंकि हम यूज निकालना चाह रहे हैं वेक्टर की मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो फिर हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, फिर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो हमने मैग्नीट्यूड की जब बात की तो हमने डायरेक्शंस को ड्रॉप कर दिया। अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये हमने फाइंड की वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हमें निकालनी है इस वेक्टर की डायरेक्शन, कि हमारा ये वेक्टर कितने डिग्री के एंगल पे लाई कर रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे निकालते हैं टेंजेंट थीटा। आप जानते हैं वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर हम देख सकते हैं हमारे पास mn, बेस ON, टेंजेंट थीटा ay ओवर ax। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay ओवर ax। ये हमने फाइंड कर ली अपने इस वेक्टर की डायरेक्शन कि ये कितने डिग्री के एंगल पे लाई कर रहा है। बट जो टॉपिक हमने पढ़ा है ना, इस टॉपिक को हम एक और नाम भी देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो मैंने इसका अब नाम लिया है ये हमारे कुछ टॉपिक जो हमने पहले पढ़े हैं उनको भी क्लियर करेगा। कैसे? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था एडिशन ऑफ वेक्टर, उसी के साथ मैंने आपको एक टॉपिक और पढ़ाया था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। चाहे हमने एडिशन पढ़ी चाहे हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ी, उन दोनों में हमने वेक्टर्स को जोड़ा था। मैंने लेक्चर में कहा था कि एडिशन भी ज्वाइनिंग ऑफ वेक्टर है, सब्ट्रैक्शन भी ज्वाइनिंग ऑफ वेक्टर है। इट मींस एडिशन और सब्ट्रैक्शन
एक दूसरे का रिवर्स नहीं है। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिवर्स कौन है? याद रखिएगा, वेक्टर की एडिशन का रिवर्स भी वो होगा जिसमें हम वेक्टर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे, ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। एडिशन का रिवर्स भी होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो तब भी हम बात ये करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये हमने वेक्टर को रिजॉल्व किया है, वेक्टर की रेजोल्यूशन की है, वेक्टर को स्प्लिट किया है। बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो ये है, द स्प्लिटिंग अप ए वेक्टर, वेक्टर को स्प्लिट अप करना इनटू इट्स कंपोनेंट, वेक्टर को स्प्लिट करना उसके कंपोनेंट्स में, उसके टुकड़ों में, उसे हम नाम देते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को स्प्लिटिंग अप करना, स्प्लिट अप करना, तोड़ देना इनटू इट्स कंपोनेंट, ये चीज़ कहलाती है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो हमने बेसिकली वेक्टर की रेजोल्यूशन की है, वेक्टर को स्प्लिट अप किया है। तो याद रखें बेटा, जो टॉपिक जो हमने पढ़ा ये बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। वो इसलिए चूँकि दो कंपोनेंट जो हमने बनाए थे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।